अमेरिका की नाकेबंदी के खिलाफ अब शुरू होगा ईरान का एक्शन, वो भी लाल सागर के अंदर। पिछली रिपोर्ट में ही मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की जो नाकेबंदी की है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आगे और पीछे से ब्लॉक किया है, उसको लेकर अभी तक ईरान की तरफ से कोई पलटवार क्यों नहीं किया गया है? क्यों आखिर ईरान खामोशी के साथ अमेरिका की सेना की नाकेबंदी को देख रहा है, जबकि अमेरिका की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे जो ईरान की बंदरगाह से आ रहा होगा या ईरान की बंदरगाह पर जा रहा होगा। हमारे तकरीबन 10,000 मरीन सैनिक तैनात हैं और हर जहाज को रोका जाएगा। बड़ी बड़ी बातें अमेरिका की तरफ से की जा रही है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई जवाब इस मामले को लेकर क्यों नहीं दिया जा रहा है? लीजिए, अब जवाब आ चुका है। IRGC के स्पोक्स पर्सन, ये आपकी स्क्रीन पर हैं, इनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने हमारी जो बंदरगाहों की नाकेबंदी की है उसके जवाब में ओमान की खाड़ी में ना तो हम किसी भी देश के जहाज को जाने देंगे और ना ही वहां से किसी भी जहाज को आने देंगे। ये सिर्फ तेल के टैंकर नहीं होंगे, बल्कि जो भी जहाज होगा किसी भी देश का, हम पूरी तरह से हर जहाज पर हर तरह का प्रतिबंध लगा देंगे। IRGC की खातमुल अंबिया ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन की तरफ से सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि अगर नाकेबंदी अमेरिका की ऐसे ही आगे भी जारी रहती है तो लाल सागर में हम किसी भी देश को व्यापार नहीं करने देंगे। हमारी सेना रेड सी के भी हर एक रास्ते को ब्लॉक कर देगी जहां से कोई भी व्यापारिक जहाज किसी भी देश का गुजर नहीं पाएगा। हम लोगों को व्यापार उस रास्ते से नहीं करने देंगे। अमेरिका इस तरह से नौसैनिक नाकेबंदी करके सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, सीजफायर को तोड़ रहा है, जो सीजफायर खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 हफ्ते का लागू किया गया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, यह सीजफायर 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है और हो सकता है कि आगे बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच फिर से पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाए। और अगर फिर से बातचीत होती है तो हो सकता है कि 30 अप्रैल तक यह जंग खत्म भी हो जाए। ये शब्द मेरे नहीं है, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप के ये शब्द हैं। AP न्यूज के मुताबिक ट्रंप की तरफ से यह बात खुलकर कही गई है कि जंग खत्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, बस कुछ मुद्दे हैं जो ईरान और अमेरिका के बीच सुलझना है और बहुत जल्द जंग खत्म हो जाएगी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बिचौलिया देश पाकिस्तान है वो 3 मुद्दों को सुलझाने में लगा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच 3 मुद्दे हैं जो अगर सुलझ जाते हैं तो हो सकता है कि यह जंग 22 अप्रैल से पहले पहले या फिर 30 अप्रैल तक खत्म भी हो जाए। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच पाकिस्तान बातचीत करवा रहा है, बिचौलिया बना हुआ है पाकिस्तान। हमारा मैसेज अमेरिका तक पहुंचा रहा है और अमेरिका का मैसेज ईरान को बताया जा रहा है। अभी भी पूरी कोशिश पाकिस्तान की यह की जा रही है कि कैसे भी करके अमेरिका और ईरान के बीच सुलह हो जाए। अब 3 मुद्दे कौन कौन से हैं? इसमें से 2 बड़े मुद्दे अमेरिका के हैं और 1 शर्त ईरान की है। अमेरिका की पहली शर्त वही है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा। दूसरी शर्त, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल देगा। तीसरी शर्त जो ईरान की है वो ये है कि इस जंग के दौरान ईरान को जो नुकसान हुआ है, ईरान उसका हर्जाना मांग रहा है। ईरान का कहना है कि आपने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, जितना भी नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई करें। पाकिस्तान इसी कोशिश में लगा हुआ है कि इन तीनों मुद्दों को सुलझाकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करा दिया जाए। अगर अमेरिका नुकसान की भरपाई के लिए राजी हो जाता है तो शायद ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, क्योंकि ईरान का कहना है कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए बंद किया है क्योंकि हमें जो नुकसान हुआ है हम टैक्स वसूल कर उस नुकसान को पूरा करेंगे, अपने देश के अंदर पुनर्निर्माण करेंगे। फिलहाल अभी तक ये जो हमले रुके हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत रोल है। पाकिस्तान बिचौलिया अभी भी बना हुआ है, अभी भी मैसेज इधर से उधर पाकिस्तान के जरिए किए जा रहे हैं, इसीलिए शायद ये जंग अभी रुकी हुई है। इसी बीच ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट आया। चाइना ने साफ कह दिया है ट्रंप से कि हमारे जहाज को रोकने की कोशिश मत करना। तो चाइना को खुश करने के लिए इस तरीके का पोस्ट ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को परमानेंट तरीके से खोलने से चीन बहुत खुश है। मैं ये उनके लिए और साथ ही दुनिया के लिए भी कर रहा हूं। चाइना ने ईरान को हथियार ना भेजने पर सहमति जताई है। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। हम मिलकर समझदारी से और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या यह लड़ाई से बेहतर नहीं है? लेकिन याद रखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी माहिर हैं, किसी से भी कहीं बेहतर। मतलब यह बंदा सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ बकैती करता है। इसको शायद ऐसा महसूस होता है कि मैं जो बातें लिखता हूं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, लेकिन ठेंगा भी असर इसका पूरी दुनिया पर नहीं हो रहा है। इसकी बातों को अब लोग हल्के में ले रहे हैं। क्या चाइना इसके कहने से ईरान को हथियार नहीं देगा? चाइना ने इनसे कह दिया कि हम ईरान को हथियार नहीं दे रहे हैं, तो इसी में ये लोग खुश हो गए। ट्रंप अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हैं, जबकि चाइना वाला अपने आप को दुनिया का बॉस मानता है।
अमेरिका के कुछ एक्स लीडर्स की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ये जो नाकेबंदी की है ये ईरान के लिए नहीं की है, इससे ईरान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये नाकेबंदी चाइना के लिए की है। जब चाइना को नुकसान होगा तो हो सकता है कि चाइना ट्रंप के साथ कुछ बातचीत करे और हो सकता है कि फिर चाइना वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए राजी हो जाए। तो ये नाकाबंदी चाइना के लिए ज्यादातर की है ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि चाइना वेनेजुएला का तेल खरीदने लगे। चाइना बहुत ज्यादा तेल खरीदता है, इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वेनेजुएला का तेल इस वक्त ट्रंप के कब्जे में आ चुका है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी डेविड सैडनी ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो नाकेबंदी है, इस नाकेबंदी का ईरान के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि इस नाकेबंदी का ज्यादा दबाव ट्रंप के ऊपर है। आइए अब थोड़ी सी बात गाजा और लेबनान की कर लेते हैं। देखिए, इजराइल खामोश होने वाला नहीं है। इजराइल जंग जारी रखेगा, चाहे फिर वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में या फिर ईरान में। अभी ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि हो सकता है कि जल्द ही सीज फायर पूरी तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच हो जाए, इसको तोड़ने की पूरी कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है और हो सकता है कि इजराइल कोई बड़ा पंगा फिर से शुरू कर दे। इजराइल पर भरोसा करना मुश्किल है। हाँ, ट्रंप राजी हो सकते हैं, अगर कोई समझाता है तो ट्रंप राजी हो सकते हैं, लेकिन किसी और से ज्यादा चाहत ट्रंप को नेतन्याहू की है। क्या याराना लगता है, समझ नहीं आता है। फिलहाल गाजा में इजराइल की सेना ने हमला किया। गाजा में मेडिकल सोर्सेस के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इजराइल की सेना में गाजा पट्टी में हमला किया, जिसमें 10 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। इनमें से कई सारे बच्चे हैं। लेबनान की बात करें तो लेबनान के अंदर एक कार पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो इजराइल की सेना को सुकून है ही नहीं, चुल मची रहती है हवाई हमले करने की, कभी गाजा में तो कभी लेबनान में, कभी सीरिया में तो कभी ईरान में। इस दुनिया में मीडिया ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि कट्टरपंथी सिर्फ दाढ़ी रखने वाला ही होता है। ईरान के लोग दाढ़ी टोपी लगाने वाले हैं तो वो कट्टरपंथी हो गए। इजराइल से लेकर अमेरिका और यूरोप सभी उनको कट्टरपंथी मानते हैं, लेकिन इजराइल के नेता कितने कट्टरपंथी हैं ये कोई नहीं देखता। ये जो बेन गबीर है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इसका बस चले तो फिलिस्तीनियों का खून पी जाए, कच्चा चबा जाए। वैसे एपस्टीन नाम तो याद होगा, जब परतें खुली थी तो बड़े बड़े नेताओं के राज सामने आए हैं। बच्चियों का खून पिया है, मांस खाया है, सारी चीजें आप लोग सुन चुके हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े अमीर जादों ने जबान रहने के लिए छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा है, नोच नोच कर खाया है। फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। ये बेन गबीर इतना ज्यादा कट्टरपंथी है, इस तरीके के फैसले इसकी तरफ से लिए जाते हैं और ऐसी बातें बोल दी जाती है कि जिसको सुनकर विपक्षी पार्टी के नेता भी हैरान रह जाते हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता ने इजराइल की कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर दबाव डालने के लिए कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू इसको अपनी सरकार से सस्पेंड करे, इसको अपनी सरकार से निकाल दे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कट्टरपंथी है। बड़ा अजीब बातें इसकी तरफ से कही जाती हैं। फिलहाल इसको लेकर आज सुनवाई हुई है। अभी तक फैसला क्या हुआ है ये खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इसके खिलाफ सुनवाई कोर्ट में हो चुकी है। इसके खिलाफ तो सुनवाई हो गई, लेकिन भ्रष्टाचार के मुकदमे को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री है भाई, प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। अगर हो सकता है कि कोर्ट में पहुंचे वहां पर हमला हो जाए, इसीलिए सुरक्षा का हवाला देते हुए इसकी सुनवाई तो फिलहाल 2 हफ्ते तक टल चुकी है। इस ज़ेलेंस्की की बात कर लेते हैं। इसकी खबर मैं जरूर बताता हूं, क्योंकि यह बंदा अभी बहुत ज्यादा हीरो बन रहा था, मिडिल ईस्ट के देशों की मदद करना चाह रहा था, ईरान से जंग लड़ना चाह रहा था। अपने एक्सपर्ट्स को भेजकर ईरान के ड्रोन को मारने की कोशिशें भी की गई और कह रहा था कि हम खुलवा देंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज। खुद तो लाले पड़े हैं अपनी जान के, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने ये मिडिल ईस्ट के अंदर आ रहा था। फिलहाल इसने कहा कि देखिए, अमेरिका जो है वो लगातार ईरान से कांटेक्ट कर रहा है, ईरान से ही बातचीत कर रहा है, लेकिन यूक्रेन से बात करने का ट्रंप के पास टाइम ही नहीं है। अगर ईरान का युद्ध लंबा चल जाता है तो यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो जाएगी, और यूक्रेन के पास हथियारों की अगर कमी होती है तो रशिया फोड़ डालेगा। मिडिल ईस्ट के अंदर आकर अरबी देशों के नेताओं को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा ऐंठना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल कोई देश इसकी बातों में आया नहीं। हाँ, कुछ सौदे हुए, लेकिन पैसा किसी ने नहीं दिया। अमेरिका भी इसको हथियार नहीं दे रहा है, इसके यहां पर डिफेंस सिस्टम भी ज्यादा मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने सब बुला लिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस ने आज ही कहा कि हमने यूक्रेन को जो पैसा देना बंद किया, यह हमारा सबसे ऐतिहासिक फैसला था। हमने बहुत अच्छा फैसला लिया जो यूक्रेन को पैसा देना बंद कर दिया। आज खबर आ रही है कि ब्रिटेन ने सबसे ज्यादा ड्रोन इस जंग के दौरान अब भेजे हैं यूक्रेन को। तो खुद तो लाले पड़े हैं और दूसरों को मिडिल ईस्ट में आकर यह बंदा ज्ञान दे रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।